ए वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं वीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री के बाई राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि 11th केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी पहली वीडियो में बना चुका हूँ, जो कि थी मोल संकल्पना पर आधारित, जिसमें अणुभार, मोल संकल्पना, एवोगैड्रो संख्या ये बताई थी। हालांकि रासायनिक संयोग के नियम में ही आ जाता है, लेकिन क्योंकि ये बड़ा टॉपिक था और कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, इस वजह से इस टॉपिक को हमने रासायनिक संयोग के नियम से कुछ अलग हटके ही बना दिया, पूरी वीडियो बना दी, क्योंकि इससे संबंधित कंपटीशन में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आज बात करते हैं रासायनिक संयोग के नियम, जैसे द्रव्य की अविनाशिता का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये सारे के सारे रासायनिक संयोग के नियमों में काउंट किए जाते हैं। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आप एक कागज को जला दें तो उसके भार में कमी आएगी या नहीं आएगी? जी हाँ, निश्चित रूप से आएगी। अगर आप किसी कागज को खुले में जलाते हैं तो उसके भार में कमी निश्चित रूप से आएगी। लेकिन आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक डब्बा लीजिए और डब्बे में कुछ लकड़ी के टुकड़े रख दीजिए या कागज के टुकड़े रख दीजिए। अब उस डब्बे पर उसका ढक्कन लगा करके अच्छी तरह से उसको सीलबंद कर दीजिए और उसको आप गैस पर या चूल्हे पर या भट्टी में आप उसे 2-3 घंटे तक लगातार गर्म कीजिए। जाहिर सी बात है, 2 घंटे गर्म करने के बाद में जो उसके अंदर पदार्थ होगा वो जल चुका होगा, उसकी राख बन चुकी होगी। लेकिन अब उसको ठंडा करके अगर आप तौलोगे तो जितना वजन उस डब्बे में लकड़ी समेत पहले था उतना ही वजन अब भी मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमने उसके अंदर पदार्थ यानी कोई द्रव्य यानी द्रव्यमान अर्थात लकड़ी, कोयला, कागज कुछ भी डाला था, उसका रूप बदल गया, लेकिन उसका वजन में कोई भी कमी नहीं आई। यही द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। अर्थात पदार्थ को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका विनाश हो सकता है। आप सोचते होंगे कि आपने कागज जला दिया तो आपने उसका विनाश कर दिया। जी नहीं, उसने केवल अपनी अवस्था बदली है। कागज पहले कागज की शेप में था, अब वो राख और धुएं में बदल गया। कुछ राख बन गई और बाकी का धुआं बन गया। अगर आप सोचते हो कि आपने लकड़ी का ढेर जला दिया और आपने द्रव्यमान को या पदार्थ को नष्ट कर दिया, तो जी नहीं, वो केवल अवस्था परिवर्तित हुई है। पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश संभव है। इसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। बस ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवोसिये ने दिया था। बहुत बेहतरीन और बहुत ही सटीक नियम है ये। इसका मतलब ये है, अगर इसको थोड़ा आध्यात्म से जोड़ कर देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि आत्मा अजर अमर है, ना ये उत्पन्न हो सकती है और ना इसका विनाश संभव है। तो ऐसे ही तथ्य कुछ उस काल में, वैदिक काल में भी दिए गए थे। वहां पे हो सकता है आत्मा का मतलब द्रव्य से हो, द्रव्यमान से हो, पदार्थ से हो, कि पदार्थ ना तो उत्पन्न हो सकता है और न ही इसका विनाश संभव है। बस एक रूप से दूसरे रूप में इसका परिवर्तन हो सकता है। तो ये द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। अगर जलाने पर या किसी के मृत्यु हो जाने पर, उसे दहन कर देने पर अगर परिवर्तन होता तो धरती के भार में निश्चित रूप से कमी आ जाती। लेकिन आपको पता है कि धरती के भार में कभी कमी नहीं आती। इस धरती पर जितना भी ईंधन है, यदि आप उसे एक क्षण में या 1 घंटे के अंदर सारे को जला देते हैं, सारा ईंधन जला दिया आपने, लकड़ी, कोयला, आपका कागज, कपड़ा, सब कुछ जला दिया, तो सारे की राख बन गई और बाकी का धुआं बन गया। पृथ्वी के वजन में तब भी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि द्रव्यमान केवल परिवर्तित हुआ है, कहीं में धुएं में और राख में उसका विनाश नहीं हुआ है। चलिए, तो इन्हीं कुछ मतलब रासायनिक संयोग के नियमों को आज पढ़ लेते हैं और पूरा के पूरे वीडियो में रासायनिक संयोग के नियम सारे समझाए जाएंगे। चलिए तो देखते हैं बोर्ड की तरफ। चलिए, पहला नियम रासायनिक संयोग के नियम, जो कि हमने आपको बताया कि इसमें 3-4 नियम आपके, 5 नियम आपके आएंगे। जैसे गैलुसाक का नियम है, आपका स्थिर अनुपात का नियम है, गुणित अनुपात का नियम है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। तो सबसे पहले लेते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नियम क्या है उससे पहले बता देते हैं कि इस नियम का प्रतिपादन फ्रांस के वैज्ञानिक थे लेवोशिए। कौन थे? लेवोशिए, फ्रांस के वैज्ञानिक लेवोशिए। हालांकि देखिए इस प्रकृति में घटनाएं लगातार होती रहती हैं। क्या न्यूटन से पहले पेड़ से सेब नहीं गिरते थे, लेकिन ध्यान न्यूटन ने दिया। क्या लेवोशिए से पहले इस बात का नहीं पता था कि हाँ अगर हमने कोई चीज जलाई तो उसका रूप बदल जाएगा। हम मान लेते हैं कि वो खत्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, केवल उसका रूप बदल जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, यह नियम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवोशिए ने प्रतिपादित किया, यानी लेवोशिए ने दिया। इस नियम के अनुसार भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के द्रव्यमान सदैव बराबर होते हैं। अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान बराबर होते हैं। और छोटे रूप में कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। या द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट करना संभव है, अथवा पदार्थ न तो उत्पन्न होता है और न ही इसका विनाश संभव है। इसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो तीनों ही परिभाषाएं आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम या द्रव्य की अविनाशिता के नियम की हैं। पहली परिभाषा आप कह दीजिए कि द्रव्य न तो उत्पन्न हो सकता है और न ही इसका विनाश संभव है, इसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ध्यान न रहे तो आप कह सकते हैं कि पदार्थ न तो उत्पन्न होता है और न ही इसका विनाश संभव है, इसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। अथवा तीसरी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं, क्योंकि हम केवल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री की रासायनिक अभिक्रियाएं लेते हैं। जैसे NaOH चिर परिचित अभिक्रिया है प्लस HCl विल बी इक्वल टू NaCl प्लस H2O। ये अभिक्रिया आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रियाओं में जो तीर का निशान होता है वो गणित या फिजिक्स में कह लीजिए जो बराबर का निशान होता है, कह देते हैं कि 3 + 2 = 5, वही इसमें है, बस इसमें 3 + 2 = 5 इस प्रकार कर देते हैं। तो ये तीर का निशान बराबर के निशान की ही वैल्यू रखता है। चलिए तो अब देखते हैं इसका भार देखें। इस तीर के निशान से जो इधर होते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट, और जो दाहिने ओर होते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद। तो नियम तो सीधा सा है, छोटी सी बात है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए अब देख लेते हैं, अभिकारकों का द्रव्यमान जोड़ते हैं और उत्पादों का द्रव्यमान जोड़ते हैं। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, यानी ये हो गया आपका 40 प्लस H का 1 प्लस Cl 35.5, ये हो गया कुल आपका 36.5। तो अभिकारक हवाएं हमारे 2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का परमाणु भार या बैठता है आपका 40 और इसका 36.5, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ गया 76.5। अब अगर उत्पादों का द्रव्यमान भी यही निकलता है तो निश्चित बात है कि लेवोशिए की बात सही है। चलिए Na सोडियम क्लोराइड, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का 35.5, अगर दोनों को जोड़ लें तो 35 23 58.5 तो हो गया ये। और जल हाइड्रोजन 2 और 16 18, 2 प्लस 16 यानी 18। अब इन दोनों को मिला दीजिए, 58 और 18 76.5। तो 76.5 अभिकारक का है, उत्पादों का भी कितना है 76.5, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। परिवर्तन हुआ, पहले क्षार था और अम्ल था, अब लवण और जल बन गए, इनमें परिवर्तन हो गया। इनकी जो प्रकृति है, इसकी क्षारीय प्रकृति, इसकी अम्लीय प्रकृति, ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब क्रिया हुई तो लवण बना और जल बना।
लेकिन क्या बदला, इनकी प्रकृति बदल गई, रूप बदल गया, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर किसी बंद बर्तन में आप कोयला रखो 1 किलो 2 किलो 10 किलो, उसे पहले बर्तन में रख के और उस बर्तन को तोल लो, सील बंद करके उसको भट्टी पर रख दो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना चाहे अनंत काल तक रखे रहो, उसमें जाहिर सी बात है 1-1.5 घंटे में वो सारा का सारा अंदर से जल करके राख हो जाएगा। अब उसको ठंडा करके तोलो, जितना वजन पहले था उतना ही वजन आपको बाद में मिलेगा, वजन में यानी द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपने ढक्कन खोल दिया उसका और धुआं और गैस जलवाष्प बाहर निकल गई तो राख बचेगी, केवल राख, जिसका द्रव्यमान जो शुरुआत में आपने लिया था द्रव्यमान लकड़ी या कोयला जितना भी, उससे घट जाएगा। लेकिन अगर सील बंद करके रखोगे और गर्म करोगे तो कभी तोल लेना, उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल तो आपका ये हुआ। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर, सब उसी के नाम है। जब उसको गर्म करते हैं CaCO3 को जब गर्म किया जाता है, ये डेल्टा गर्म करने का साइन होता है, तो बनता है CaO प्लस CO2। ये चूना या बिना बुझा चूना, क्विक लाइम भी इसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम है। ये चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया, चौक या कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। तो जब इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान देखेंगे अभी कारक, कैल्शियम 40, कार्बन 12 और 16 थी 48। देखिए अणु बाहर निकालना मैंने आपको पहली वीडियो में, इनसे पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर अणु बाहर निकालना नहीं आता तो एक बार उसे जरूर देख लें। तो 48 से 12 60 और 40 100, इसका कुल द्रव्यमान या परमाणु भार हुआ 100। अगर इधर भी 100 ही बैठता है तो बात सही है। कैल्शियम 40 और ये 16, 40 और 16 56, कार्बन 12 और 16 दूनी 32, 32 12 44, 56 और 44 100। ये कितना 100, ये भी कितना 100, बराबर है। यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, इसके बाद में इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जब रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यानी HCl से, तो ये क्या बना आपका HNO3 बाकी AgCl प्लस HNO3। चलिए सिल्वर 108 होता है, नाइट्रोजन 14, 16 3 48, 48 14 62 8 70 और 100 170, 170 प्लस H1 और क्लोरीन का कितना हो गया 35.5 यानी 36.5, 170 और 36.5 ये आपका 206.5 जोड़कर देख लेना, 170 30 206.5। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बैठा 206.5। अगर उत्पादों का द्रव्यमान भी नहीं बैठता है तो द्रव्यानुपातिक सॉरी द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है। Ag कितना 108 प्लस क्लोरीन 35.5 यानी ये हो गया 143.5 प्लस H1 N 14 और 16 3 48, 48 14 62 और 1 63, 143.5 में 63 और जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 206.5। ये भी 206.5, ये भी 206.5। तो इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। अब इसके आगे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए तो न्यूमेरिकल है कि एक प्रयोग में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 44 ग्राम CO2 तथा 56 ग्राम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड चूना
प्राप्त हुआ। सिद्ध करो कि ये परिणाम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हैं। सवाल हमें दे दिया, उत्तर भी साथ में दे दिया, केवल हमें सिद्ध करना है। देखिए इसने ये कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, तो समीकरण लिखेंगे हम CaCO3, गर्म करने पर क्या क्या प्राप्त हुए, CO2 और CaO। तो पहले CaO लिख देंगे क्योंकि ये ऑक्साइड है, गैसों को सदा बाद में लिखते हैं। CO2 प्राप्त हुए। तो कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था, 100 ग्राम, इसकी मात्रा थी 100 ग्राम। और CO कितना प्राप्त हुआ, 56 ग्राम, 56 ग्राम। और CO2 कितने प्राप्त हुई, 44 ग्राम। चलिए इनका अगर अनुभार देखें तो मैंने अभी निकाल के दिखाया था, कैल्शियम 40 और CO3 का 60, ये होगा अनुभार होगा इसका 100 बराबर इसका कैल्शियम आपका 40 और ये 16, ये होगा आपका 56 और ये 16 दूनी 32 और 12 44। 100 इसका द्रव्यमान है यानी अनुभार, और इनका अनुभार है 56 और 44, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ गया आपका 100। इसका भी उत्पादों का द्रव्यमान भी कितना है, 100, अभिकारक का द्रव्यमान भी कितना है, 100। इन दोनों के अनुभार बराबर हैं, इसीलिए ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल इसमें पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। सवाल है, एक रासायनिक अभिक्रिया में 7.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, ब्रैकेट में कर देता हूं, में 15 ग्राम एसिटिक अम्ल मिलाया गया, 15 ग्राम GM एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को सिरके का अम्ल भी कहते हैं। सूत्र होता है CH3COOH, मिलाया गया। सवाल को ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सवाल है, जिसके फलस्वरूप CO2 बनकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाती है। और तथा 17 ग्राम सोडियम एसिटेट व जल प्राप्त होते हैं, तथा 17 ग्राम सोडियम एसिटेट, सूत्र होता है CH3COONA, वे जल का तो आपको पता ही है H2O प्राप्त होते हैं। ज्ञात कीजिए कि अभिक्रिया के फलस्वरूप कितनी CO2 बाहर निकली। बस शॉर्ट में लिख देता हूं कि CO2 कितनी बाहर निकली। देखिए आपको देखने में न्यूमेरिकल बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान न्यूमेरिकल है, सवाल को समझेंगे। एक रासायनिक अभिक्रिया में 7.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लिया। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से खाने का सोडा भी कहते हैं। 7.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया हमने किसी कप में या गिलास में या कटोरी में। अब उसमें हमने 15 ग्राम मिला दिया एसिटिक अम्ल यानी सिरके का अम्ल। तो टोटल कितना हो गया, 15 और 7 22.3। तो बनने वाला भी कितना होगा, 22.3। उस 22.3 में से 17 ग्राम तो हो गया आपका सोडियम एसिटेट और जल, तो बाकी कितना रह गया, 17 5 22, 5.3 ग्राम CO2 है। समीकरण देखिए कैसे बनेगी,
HCO3 प्लस CH3 COOH विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये ये Na हट के जुड़ जाएगा यहाँ पे CH3 COO के साथ में, ये H और ये H, एक H तो ये है, एक H आपका ये समीकरण बता रहा हूँ, वैसे सवाल से कोई मतलब नहीं है इसका, एक H और एक यहाँ से O, तो HO H2O CO3 मतलब हो गया, क्या बच गया CO2, और बाकी जहाँ से ये छठा यहाँ आ जाएगा आपका सोडियम, तो बन जाएगा CH3 COONA, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, प्लस CO2 प्लस H2O, पहले H2O को लिख लो, H2O प्लस CO2, क्योंकि गैस को सबसे बाद में लिखते हैं, ठीक है जी। क्या किया है, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, O यहाँ से, तो H2O बन गया, यहाँ रह गया CO2, H2O CO2 ये हो गए, CH3 COO यहाँ रह गया, ये Na ये समझ हो जाएगा। तो ये कहा गया कि 7.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी मात्रा कितनी थी, 7.3 ग्राम में 15 ग्राम एसिटिक अम्ल मिलाया गया, ये मिलाया कितना, 15 ग्राम, और उसके फलस्वरूप 17 ग्राम सोडियम एसिटेट और जल प्राप्त हुए, यानी जल और सोडियम एसिटेट दोनों की मात्रा कितनी थी, 17 ग्राम, यानी ये दोनों, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कितने थे, 17 ग्राम। तो बताइए CO2 कितने निकली, मान लिया CO2 X निकली। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या है नियम, नियम ये है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों, बस समझ जाना, का अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान, समझ जाना, उत्पादों का कुल द्रव्यमान। तो अभिकारक कितना, 7.3 जमा 15 बराबर उत्पाद, इन दोनों का तो एक साथ में वजन दिया हमें कितना, 17, और सपोज कार्बन डाइऑक्साइड थी X ग्राम, तो 17 प्लस X, ये कितना हो गया, 15 7 22, 22.5 बराबर 17 प्लस X, 17 को इधर ले घट जाएगा, तो X बराबर 22.5 माइनस 17 बराबर 5.5, सॉरी ये 15 7 22.3 बैठेगा, ये 22.3 माइनस 17 बराबर 5.3 ग्राम। बोर्ड आ तो रहा होगा पूरा, हाँ, तो इस प्रकार ये 5.3 ग्राम आपका बैठ जाता है। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है, जितना पदार्थ आप डालोगे उतने पदार्थ आपका बनेगा, जितना विकारक आप लोगे उतना ही उत्पाद आपका बनने वाला है। अगर मान लिया हमने 50 ग्राम नमक लिया और 50 ग्राम लिया पानी, तो टोटल कितना रहेगा, 100 ग्राम, ठीक है। तो कुल मिलाकर के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि द्रव्य ना तो उत्पन्न हो सकता है ना ही इसका विनाश संभव है, इसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। पहले हमारे पास में खाने का सोडा था, दूसरे कप में एसिटिक अम्ल था, ये 7.3 ग्राम, ये 15 ग्राम, दोनों को मिला दिया, मिलाते ही अभिक्रिया तो होनी है, अभिक्रिया हुई और ये बन गई, लेकिन पदार्थ तो कहीं बाहर नहीं निकला, जल और सोडियम एसिटेट बने कितने, 17, बाकी रहेगी आपकी CO2। चलिए अब अगला नियम लेते हैं, चलिए अगला नियम देखते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। बड़ा आसान है ये भी, नियम पढ़ने से पहले बात कर लेते हैं, इस नियम का जो प्रतिपादन किया था वो जेल प्राउस्ट भी कह देते हैं इसको, जेल प्राउस्ट ने 1799 में किया था। ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे, ये भी फ्रेंच साइंटिस्ट। तो स्थिर अनुपात का नियम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे कि इस नियम का प्रतिपादन फ्रेंच वैज्ञानिक जेल प्राउस्ट ने सन 1799 में किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक में या किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है, किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है, अथवा
किसी रासायनिक यौगिकों में तत्वों के भारों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है अथवा तत्व निश्चित भारों के अनुपात में संयोग करते हैं। कुछ भी परिभाषा जो आपको अच्छी लगे कि किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, तत्वों के परमाणु भारों का अनुपात निश्चित होता है, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसे बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में बनने वाले या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या कोई भी यौगिक में जो तत्व होते हैं वे निश्चित अनुपात में रहते हैं। नियम क्या है? किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है या तत्व निश्चित भार में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए आप। छोटी सी बात है, जल का सूत्र होता है आपका H2O। अब बेटा ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, आप लोग सोच के बताइए। इसका सोर्स इसका है आपका, चाहे नदी का जल हो, नालों का जल हो, बर्फ का पिघली हुई जल हो, आपका समुद्र का जल हो, ट्यूबवेल या सबमर्सिबल का जल हो, या नलके का जल हो, चाहे बारिश का जल हो, उसका जो सूत्र है H2O है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें दो तो है H और एक है O। दो H हैं, एक है O, यानी H और O का जो अनुपात है वो 2:1 है। ध्यान रखें, जब भी H और O 2:1 में जुड़ेंगे या जुड़े मिलेंगे, निश्चित रूप से वो जल होगा, चाहे वो नदियों से मिला हुआ जल हो या किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला जल हो, जैसे NaOH प्लस HCl। ये क्या बन गया? HHOH2 और बाकी रह गया NaCl प्लस H2O। तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1, 2:1 है। तो रासायनिक जो यौगिक होते हैं या यौगिकों में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। जल चाहे कहीं से भी ले आइए, आप किसी भी तरीके से बना लीजिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की कई विधियां बता रहा हूं मैं आपको। C+O2 बन गया आपका CO2। इसमें कार्बन का परमाणु भार अगर देखें वो है आपका 12 अनुपात, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 12:32 है। इसको सरल करें अगर 4 से दोनों काट दो, 4 तिये 12 और 4 अठे 32, 12:32 के अलावा 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे किसी भी प्रकार से प्राप्त हुई हो, चाहे हमारे शरीर में से जो निकल रही है वो हो, या कोयले को जलाने में प्राप्त हो रही हो, या कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने में प्राप्त हो रही हो, CaO प्लस CO2। इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहेगा? 12:32 यानी 3:8। या चूना पत्थर की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दो, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। यहां भी जो CO2 बनी उसमें कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात वही 3:8। या सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दो, खाने का सोडा गर्म करने पर वो धोने के सोडे में कन्वर्ट हो जाता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहां भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहेगा? 3:8। तो कोई भी यौगिक हो, चाहे उसके बनाने में विधि कोई सी भी लगी हो, लेकिन उसमें जो तत्वों का अनुपात है या भारात्मक अनुपात है वो सदैव निश्चित रहता है, वो कभी भी नहीं बदलता है। तो ये था आपका दूसरा नियम। रासायनिक संयोग का पहला नियम वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम आ गया आपका स्थिर अनुपात का नियम। वो आपका लेबोशी ने दिया था, वो भी फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ये आपका जेल प्राउस्ट ने सन 1799 दिया था कि किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है अथवा तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव निश्चित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पढ़ लेते हैं स्थिर अनुपात के नियम की कुछ सीमाएं। हालांकि ये पूछी नहीं जाती लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए इनका। स्थिर अनुपात में
कहाँ कहाँ ये नियम गड़बड़ हो जाता है इस नियम में। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है CO2, तो इसमें यहाँ कार्बन का मतलब है कि कार्बन 12 का प्रयोग हुआ है और ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन 16 का प्रयोग हुआ है, तब जाके CO2 बना है। लेकिन अगर आप CO2 बनाने में कार्बन 14 कार्बन के समस्थानिक हैं और ऑक्सीजन 16 का प्रयोग करो, अब इसमें अनुपात कितना है CO2 में अनुपात 12:32। लेकिन अगर कार्बन के जो 14 परमाणु भार वाला 14 द्रव्यमान संख्या वाला समस्थानिक है, अगर उसका प्रयोग करोगे तो तब CO2 में कार्बन उसका अनुपात 14:32 होगा, क्योंकि यहाँ पे परमाणु क्या यूज किया गया, कार्बन का समस्थानिक कार्बन 14। आपको पता है कार्बन के 3 समस्थानिक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो अगर कार्बन 12 वाला है CO2 में तो अनुपात 12:32 है, 14 वाला है तो 14:32 होगा। तो यहाँ आके नियम फेल हो जाता है कि अगर हम समस्थानिकों का प्रयोग करने लगते हैं तो उस कंडीशन में ये अवस्थाएं बदल जाती है। जैसे कि मान लिया आपको पता है H2O में H और O का अनुपात 2:16 है। लेकिन अगर यहाँ पे भारी हाइड्रोजन ले लें, उसे भी जल कहते हैं, ये H क्या है आपका H1। लेकिन अगर जो H2 है ड्यूटेरियम, उसका समस्थानिक ले लें तो उस टाइम पर द्रव्यमान यहाँ तो 1 दूनी 2 बैठा था, 2:16, यहाँ 2 दूनी 4, 4:16 बैठेगा। तो ये नियम तत्वों के समस्थानिकों से बने यौगिकों पर लागू नहीं होता। एक बात तो इसमें ये आ गई। तो सीमाओं में क्या है, पहली सीमा के स्थिर अनुपात का नियम तत्वों के समस्थानिकों से बने यौगिकों पे अप्लाई नहीं होता है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी अनुपात बात ये होती है कि कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं कि जिनमें तत्वों का अनुपात समान हो सकता है परंतु वे यौगिक अलग अलग होंगे। जैसे कार्बन की हाइड्रोजन से आप क्रिया कराएं तो आपका C2H2 बनता है, C2H2। लेकिन इसमें कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात क्या है भाई, 12 दूनी 24, 24:2 यानी 12:1। लेकिन अगर आप बेंजीन बनाओ, एसिटिलीन को रेड हॉट ट्यूब में पास कर दो, C6H6 यानी यहाँ कितना 12:6 यानी 12:1। दोनों में अनुपात क्या है, समान है, लेकिन दोनों यौगिक अलग अलग हैं, एसिटिलीन और ये बेंजीन। तो दूसरा जो इसकी सीमा है वो ये कह सकते हैं कि दो भिन्न भिन्न यौगिकों में तत्वों का अनुपात समान भी हो सकता है, अथवा समान अनुपात वाले दो अलग अलग यौगिक भी हो सकते हैं। तो ये था आपका स्थिर अनुपात का नियम। चलिए अगला नियम ले लेते हैं। चलिए तो तीसरा नियम लेते हैं, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या है कि जब दो तत्व, उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस नियम का प्रतिपादन जो जॉन डाल्टन थे, जॉन डाल्टन ने सन 1803 में किया था, 1803 में। देखो हम ये मानते हैं कि साइंस आज ज़्यादा है, आज ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आज दिमाग इंसान में ज़्यादा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये नियम कब दिए गए आप नोट करके देखिएगा, 300 साल पहले नियम दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आज दिमाग ज़्यादा है, उस टाइम पे भी दिमाग बहुत था। आइंस्टीन जैसा दिमाग आज तक पैदा ही नहीं हुआ। खैर, जॉन डाल्टन का ने सन 1803 में दिया था। इसमें क्या कहा गया कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो किसी एक तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया करने वाली दूसरे तत्व की मात्राओं में भी एक सरल अनुपात होता है। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, समीकरण होगी 2C + O2 = 2CO। लेकिन हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन से CO बनती है, और कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं।
यानी कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व आपस में क्रिया की, कार्बन ने ऑक्सीजन ने, और दो या दो से अधिक तरह के यौगिक बनाए। यौगिक बना ये अलग है और ये अलग है, दो तरह के यौगिक बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें अगर हम देखें तो कार्बन 12, ऑक्सीजन आपका 16, इसमें कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32। तो कार्बन की मात्रा कर ली हमने निश्चित, कितनी, 12। तो किसी एक तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया करने वाली दूसरे तत्व की, कौन, ऑक्सीजन की मात्राओं में अनुपात कितना, 16:32, या कह दो 1:2, सरल अनुपात होता है। एक तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया करने वाली दूसरे तत्व की अलग अलग मात्राओं में भी सरल अनुपात होता है। तो ऑक्सीजन की मात्राओं में अनुपात है 16:32, यानी 1:2। नियम सन 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो किसी एक तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया करने वाली दूसरे तत्व की मात्रा में या मात्राओं में एक सरल अनुपात होता है। एक तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया करने वाली जो दूसरे तत्व की मात्राएं हैं उनमें अनुपात होता है, दूसरे तत्व के भारों में अनुपात होता है, दूसरे तत्व के द्रव्यमान में अनुपात होता है। तो दूसरे तत्व की जो मात्राएं क्रिया करती हैं उनमें भी एक सरल अनुपात होता है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। एक होता है आपका N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। एक होता है आपका NO, एक आपका N2O3, एक आपका N2O4, एक आपका N2O5। ये देख लीजिए बोर्ड पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, सारे के सारे आ रहे हैं। चलिए इसमें हम देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। बाबू देखो नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, 14 दूनी 28, अनुपात 16, ऑक्सीजन का 16। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन का केवल एक परमाणु का परमाणु भार यूज करें, बस 2 का कितना है 28, एक का कितना होगा 14, तो 14:8, 28:16 कह सकते हैं, 14:8। अब इसमें आ जाइए, नाइट्रोजन कितना 14, अनुपात ऑक्सीजन 16, एक ही नाइट्रोजन है, जी हाँ एक ही है, यानी 14:16। अगला आ जाइए, नाइट्रोजन का 14 दूनी 28, अनुपात 16 थी 48। एक भाई 2 का है ना 28, एक का ले लो तो 14, अनुपात ये हो जाएगा आपका 24, 24 दूनी 48। इसमें आ जाइए, नाइट्रोजन का 14 दूनी 28, अनुपात 16 चौका 64। 2 परमाणु है, एक का लेना है निश्चित मात्रा, तो इसको अगर 14 करें तो ये आपका 32, 14:32। इसमें आ जाइए 14 दूनी 28, अनुपात 16:85, यानी इसको कर लो 14 और इसको हो जाएगा ये 40। यहां पर देखिए इसको 2 से क्यों भाग किया है, इसमें और इसमें तो किया नहीं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का एक ही परमाणु है, इन सभी में 2-2 परमाणु है, तो एक एक परमाणु उसके साथ में देखना हमें। एक तत्व की निश्चित मात्रा, यानी निश्चित मात्रा की हमने यहाँ भी 14 कर ली, यहाँ भी 14 कर ली, यहाँ भी और यहाँ भी, हर एक में 14 कर ली। अब निश्चित मात्रा कर ली हमने नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा से क्रिया करने वाली ऑक्सीजन की 2 मात्राएं हैं 8, 16, 24, 32, 40, यानी ऑक्सीजन की मात्राओं में अनुपात 8, बोर्ड पे आ जाएगा, नहीं आएगा, चलिए यहां लिख देता हूं, नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा 14 से क्रिया करने वाली ऑक्सीजन की मात्राओं में अनुपात 8, अब तो और 8 अनुपात 16 अनुपात 24 अनुपात 32 अनुपात 40, यानी
1:2, 8×3 = 24, 8×4 = 32, 8×5 = 40, एक सरल अनुपात है। तो क्या बताया गया कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो दो या दो से ज्यादा 5 यौगिक बनाए, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, इनमें नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा 14 से क्रिया करने वाली या संयोग करने वाली ऑक्सीजन की मात्राएं 8, 16, 24, 32, 40, अर्थात जो अनुपात होगा 1:2, 3, 4, 5 का सरल अनुपात होगा। तो ये है आपका गुणित अनुपात का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। देखिए इस नियम का जो प्रतिपादन है वो जर्मन साइंटिस्ट थे रिक्टर भी कह देते हैं इनको, कुछ लेखक रिक्टर कहते हैं, कुछ रिचर कहते हैं। उन्होंने 1794 में किया था। इस नियम का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक जे.बी. रिचर ने सन 1794 में किया। और इस नियम में क्या बताया गया था, थोड़ा सा बड़ा है नियम ये, कि जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया करके यौगिक बनाती हैं, तो यदि वे पहले दो तत्व कभी रासायनिक संयोग करते हैं तो उनकी संयोग करने वाली क्रियाओं में उनकी मात्राएं एक सरल अनुपात में या उसी अनुपात में क्रिया करती हैं। फिर समझेंगे बात को कि जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया करती है और क्रिया करके यौगिक बनाती हैं, तो यदि इन दो तत्वों में कभी रासायनिक संयोग होता है तो वो उसी अनुपात में संयोग होगा जिस अनुपात में उन्होंने तीसरे तत्व के साथ में संयोग किया था, अथवा उसके सरल गुणित अनुपात में ये संयोग होगा। एक समझिएगा तब ज़्यादा अच्छा आएगा जब उदाहरण देखेंगे। ये बताया गया ए और बी दो तत्व हैं। ए सी से क्रिया करके बनाता है AC और बी सी से क्रिया करके बनाता है BC। यानी दो तत्व, ये कोई तीसरा तत्व कौन है C, उस C की निश्चित मात्रा से क्रिया करते हैं। जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया करके यौगिक बनाती हैं, तो यदि भविष्य में कभी ये दो तत्व भी आपस में क्रिया करते हैं तो इनकी क्रिया करने वाली मात्राओं में भी यही अनुपात होगा या इसका सरल अनुपात होगा। समझने की कोशिश करें, बड़ा अच्छा नियम है ये भी। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं जी, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, पहले हाइड्रोजन से देख लो, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों किससे क्रिया कर लेते हैं, तीसरा तत्व ऑक्सीजन से। तो देखिए हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो H2O बनाता है। समीकरण है 2H2 + O2 = 2H2O, लेकिन समझाने के लिए ऐसा बताया है। जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो कुल मिलाकर के ये समीकरण बनेगी 2C + O2 = 2CO। समझाने के लिए ऐसा बताया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 अनुपात ऑक्सीजन 16 या 1:8 कह लीजिए। यहाँ पे कार्बन आपका 12, ऑक्सीजन आपका 16 या कह देंगे 3:4। तो कार्बन और हाइड्रोजन दो तत्व हैं जो किसी तीसरे तत्व ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा एक परमाणु से क्रिया करके यौगिक बना रहे हैं। तो इनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 आया, कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात 3:4 आया। अब वो कह रहा है कि अगर भविष्य में कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं C + 2H2 will be equal to
CH4। तो इनकी मात्राओं में भी वही अनुपात होगा जो ऑक्सीजन के साथ में उन्होंने किया था, अथवा उसका सरल अनुपात होगा 12:4 या कह दीजिए 3:1। ये कहा कि या तो वही अनुपात होगा या उसी का सरल गुणित अनुपात होता है। तो ये नियम है आपका जो रिचर ने दिया था सन 1754 में, जर्मन वैज्ञानिक ने, कि जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया करती हैं और यौगिक बनाती हैं, तो अगर भविष्य में ये दो तत्व भी आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने पर जो यौगिक बनेगा उस यौगिक में इन तत्वों का अनुपात भी वही होगा जो इनका शुरुआत में था, या उसका सरल अनुपात होगा। कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 भी बन जाता है, वो भी आप यहाँ पे समीकरण लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो ये था आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जब आप ये करते हो क्या नाम C और ऑक्सीजन की क्रिया CO2, तब भी यही रहेगा, बस अंतर क्या पड़ेगा, अंतर ये पड़ेगा कि C प्लस O2 बराबर CO2, कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन 32। हमें लेना है ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो 2 की बजाय 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6:16। ठीक है जी, 6:2 से काट दिया 16, या कह देंगे 3:8। 2 3 6 2 थे 16। और जब कार्बन हाइड्रोजन आपस में क्रिया करेंगे CH4 बनाएंगे तो कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात आपका 12:4, या आप कह देंगे 3:1। बस वही अंतर रहता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसके साथ में हाइड्रोजन कितना था 1, इसके साथ में कार्बन कितना था 6 या 3, यानी 1:3 या 3:1, वही अनुपात आ गया ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन का है, अगर ये कार्बन हाइड्रोजन का लिया हमने, अगर हाइड्रोजन पहले लिख ले 1:3, वहां भी तो ये 1:3 में भाग लिया था। तो ये है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। सन 1794 में जर्मन वैज्ञानिक रिचर द्वारा दिया गया इस नियम के अनुसार जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करके यौगिक बनाती हैं, तो यदि भविष्य में इन दो तत्वों के बीच भी रासायनिक अभिक्रिया से यौगिक बनते हैं तो इन यौगिकों में इनकी मात्राओं का अनुपात वही होता है जो तीसरे तत्व के साथ में अनुपात था, अथवा उसका सरल गुणित अनुपात होता है। तो ये नियम था आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं एक नियम को। चलिए इसको साफ करने पहले अब एक लास्ट का नियम और रह गया इसमें। हालांकि रासायनिक संयोग में अवोगाद्रो के नियम को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। गै-लुसाक का नियम, इसे गै-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम भी कह देते हैं। गैसीय आयतन का प्रतिपादन जिस वैज्ञानिक का नाम है उसी के आधार पे नियम का भी नाम है। सन 1808 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गे G-A-Y गे डैश लुसेक
ये कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हिंदी में गेलुसाक ही लिख लेंगे, गे लुसाक कह लो या गे लुसाक एक साथ में लिख लो। तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1808 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गेलुसाक ने किया। इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर, या कह सकते हैं स्थिर ताप व दाब पर, पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब गैसीय अभिकारक, यानी अभिकारक कैसे होना चाहिए, गैस, गैसीय अभिकारक आपस में क्रिया करके गैसीय उत्पाद बनाते हैं, तो गैसीय अभिकारकों और उत्पादों के आयतन में एक सरल अनुपात होता है। गैसीय, छोटे रूप में अगर कह दें, गैसीय अभिकारकों तथा उत्पादों, दोनों गैस होने चाहिए, गैसीय अभिकारकों तथा उत्पादों के अनुपात में, के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। या गैसीय अभिकारक के निश्चित आयतन क्रिया करके निश्चित आयतन उत्पाद बनाते हैं। तो कोई से भी परिभाषा जो आपको अच्छी लगे, ये थोड़े अटपटे से लगते हैं। इस नियम का प्रतिपादन सन 1808 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गेलुसाक ने किया। इस नियम के अनुसार किसी समान ताप व दाब पर या स्थिर ताप व दाब पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय अभिकारकों के आयतन तथा उनसे बने गैसीय उत्पादों के आयतनों में एक निश्चित अनुपात या एक सरल अनुपात होता है, या गैसीय अभिकारक सरल अनुपात में क्रिया करके गैसीय उत्पाद बनाते हैं। जैसे समझिए आप, N2 प्लस O2 बराबर 2NO। तो यहाँ N2 का आयतन 1 वॉल्यूम, इसका भी 1 वॉल्यूम और इसका 2 वॉल्यूम, यानी इनके आयतनों में जो अनुपात है वो 1:1:2 है। ये भी आपका गैस है G, ये भी गैस और ये भी गैस होगा, केवल गैस या विकार को उत्पादों पर अप्लाई। जैसे मान लिया N2 प्लस 3H2 विल बी इक्वल टू 2NH3। इसका एक अणु है तो एक आयतन, इसका, इसके 3 अणु है तो 3 आयतन। V का मतलब वॉल्यूम आयतन, कुछ भी हो सकता है वो। V का मतलब ml में ले लो, लीटर में ले लो, ऐसा भी ले लो। और इसके कितने, 2 आयतन। तो अनुपात कितना हुआ, 1:3:2। ये भी क्या है, नाइट्रोजन गैस है, ये भी हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया भी गैस है। तो क्या बताया गया कि अभिकारकों के आयतन और उत्पादों के आयतन में एक सरल अनुपात होता है, लेकिन दोनों की भौतिक अवस्थाएं गैस हो, अथवा गैसीय अभिकारक क्रिया करके जब गैसीय उत्पाद बनाते हैं तो अभिकारकों उत्पादों के आयतनों में या क्रियाकारी आयतनों में या भाग लेने वाले आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। तो ये आपका गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम था। फिर समझेंगे। इस नियम का प्रतिपादन सन 1808 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गेलुसाक ने किया। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप व दाब पर, यहाँ पर स्थिर के बजाय समान भी लिख सकते हैं। समान का मतलब है जो टेम्परेचर पहले था वही बाद में हो। समान ताप व दाब पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय अभिकारकों के आयतनों तथा उनसे बनने वाले गैसीय उत्पादों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। ये था आपका गैसीय आयतन संबंधी गेलुसाक का नियम। हालांकि आपके बड़े लेवल पर, यानी कि आपका जो 11वीं 12वीं का लेवल है, उस लेवल पर इन सवालों का महत्व थोड़ा कम हो गया है, इन नियमों का। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बस लास्ट नियम की, एवोगैड्रो का नियम। अच्छा, ये बोल तो साबित किया। चलिए लास्ट का नियम ले लेते हैं, एवोगैड्रो का नियम।
भी आपको पहले बताई जा चुकी हैं। खैर एवोगैड्रो के नियम की बात करूं, एवोगैड्रो इटली के वैज्ञानिक थे और इनके द्वारा ये नियम सन 1811 में दिया गया था। तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1811 में इटली के रसायनज्ञ या इटली के वैज्ञानिक एवोगैड्रो ने किया था। इस नियम के अनुसार स्थिर या समान, कह लीजिए बात एक ही है, समान ताप व दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप व दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की, या समान आयतन कह सकते हैं, गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या भी समान होती है। अगर 2 अलग अलग या 3 अलग अलग गैसों के समान आयतन ले लेते हैं तो एवोगैड्रो के अनुसार उनमें अणुओं की संख्या भी समान होती है। इसका एक दूसरा रूप भी कह सकते हैं हम कि समान ताप व दाब पर किसी गैस के निश्चित आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या आयतन के अनुक्रमानुपाती होती है, या गैस के आयतन उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर आयतन V हो और मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या N हो तो V अनुक्रमानुपाती N। छोटा सा नियम है, 2 लाइन का नियम है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है कि समान ताप व दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, या गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इस तरह से जो आपके 5-6 आपके ये नियम थे, रासायनिक संयोग के नियम, ये आपके हो गए हैं। तो इनमें ये 11वीं में 1-2 सवाल इनमें से पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में हैं, पेपर उसमें पाठ में है, इसलिए इनको बताया गया है। थोड़ा बोरिंग से है ये क्या नाम नियम, लेकिन ज़्यादा डरने वाली बात कोई नहीं है। परिभाषाएं मैंने आपको स्टेप टू स्टेप बता दी हैं, वे आप इसमें लिख सकते हैं। अब अगले टर्म पर जो टॉपिक होगा, आपको यौगिकों में तत्वों की प्रतिशतताएं कैसे ज्ञात की जाती हैं। हमें कैसे पता है कि यूरिया में जो नाइट्रोजन की परसेंट होती है वो 46.6 या 46.67% नाइट्रोजन होती है यूरिया में। तो किसी यौगिक में तत्वों की प्रतिशतता कैसे ज्ञात करते हैं, इस टॉपिक पर वीडियो अगली बनेगी। और ये चैप्टर आपका, बल्कि इसमें थोड़ा सा और रह जाएगा, एक मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र वाली एक टॉपिक और रह जाएगा। 2 वीडियो में ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा, यानी 4 वीडियो में पूरा चैप्टर। और अब तक मैंने 6 वीडियो बनाई हैं, 6 वीडियो में बेसिक भी कंप्लीट है और पहला चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इनको ध्यान से देख लेना। अगला वीडियो डाल दूंगा, उसमें बेहद इम्पोर्टेंट है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से मूलानुपाती सूत्र भी उसी से निकलेगा और अणुसूत्र भी उसी से निकलेगा। लेकिन मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में बताया था कि बेटा जो अणुभार है वो निकालना आप सीख लीजिए। अणुभार इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने देखा कि यहाँ पे भी अणुभार का ही जिक्र हुआ था नियम में कि भाई अभिकारकों का कुल भार उत्पादों के कुल भार के बराबर होता है, तो वहाँ पे अणुभार का यूज हुआ था। और आगे मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में तो अणुभार का प्रयोग होना ही होना है। इसलिए अणुभार वाला जो टॉपिक है उस वीडियो को आप अच्छे से देख के और हर एक यौगिक का अणुभार निकालना देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके मुझे बताइए, निश्चित रूप से मैं आपको दोबारा से वीडियो समझा दूंगा। तो ये थे आपके रासायनिक संयोग के नियम। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।